हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने 1773 का विनियमन अधिनियम जो था उसे कवर किया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, और समझा था कि यहाँ से जो संवैधानिक विकास है हमारा, उस क्रम में यहाँ से राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आया था। इसी बेसिस पर हम आगे के जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियम बनाए गए उनको समझेंगे और हमारे संवैधानिक विकास को जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम 1781 का निपटान अधिनियम पढ़ेंगे और पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था उसे कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहला एक्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे 1781 में लाया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष थे। क्योंकि पहला एक्ट लाए थे भारत के लिए, तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो था ब्रिटिश संसद थी। अब इस ब्रिटिश संसद को नहीं पता है कि जो भारत है इसमें कैसा सिस्टम है और यहाँ पर क्या कल्चर है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो इनको नहीं पता था। फिर भी एक शुरुआत करते हुए उन्होंने एक नियम बनाया यहाँ पर। इस नियम बनाने में कुछ खामियां तो स्वाभाविक सी बात है, रहना ही है, क्योंकि एक नई जगह के लिए आप नियम बना रहे हो। आपको नहीं पता है कि वहाँ पर कैसा रीति रिवाज है, कैसे लोग रहते हैं, कैसा रहन सहन है। तो उसके बेसिस पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। तो इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया। कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय जो था उसके कार्य क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया कि ये न्यायालय जो है ये क्या क्या काम करेगा। किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, ये इस एक्ट में कहा गया। और यहाँ पर देखिए, जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि इस एक्ट द्वारा ऐसे कानून बताते हैं और लागू करते समय, मतलब जो नियम बनाएंगे वो ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि जो भारतीय लोग हैं उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है उन पर और भारतीय समाज है उन पर कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब उनका सम्मान बना रहे। तो यही बात उसमें कही गई। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। बहुत अच्छा एक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगस्त 13, 1784 को इसको लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसे पास किया गया। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दोषों को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें संख्या 4 थी, उसे घटाकर 3 कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो परिषद बनाई गई थी 4 थी, 4 सदस्य होते थे, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। उसके बाद हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें। तो इसे है ब्रिटेन के, देखें पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पीट द यंगर उस समय के, उन्होंने इस एक्ट को संसद में प्रस्तावित किया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये रही इस एक्ट की, कि जो कंपनी द्वारा जितने भी प्रदेश को एकत्रित किया गया था, जो प्रदेश कंपनी ने जीते थे, उसे अब क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। इस बात से यहाँ से आप ये समझिएगा कि जो ब्रिटेन है वो भारत पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने लगा था इस एक्ट के माध्यम से। तो पहला दस्तावेज आप लोग मान सकते हैं जो भारत पर ये बताता है कि जो भारत पे शासन करेगा आने वाले समय पर, वो कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ से आप समझिएगा कि जो कंपनी है उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। कंपनी के अंदर द्वैध शासन लाया गया, किसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से। तो अतः एक्ट में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और उसके हाथ में ये रहता था। आर्थिक मामले जो भी थे, जो राजनीतिक थे, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया था। इसके बाद हम देखें तो देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग है, इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, वो बंगाल के अधिकृत कर दिए गए। तो यहाँ से हमने सीखा कि एक केंद्र होगा और उस केंद्र के अंदर राज्य होंगे, बहुत सारे राज्य होंगे। तो केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट से लिया गया है। इसके बाद मद्रास बम्बई के गवर्नर की सहायता है तो 3 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। अभी हमने समझा
कि 3 सदस्य होंगे। यहाँ पर ये समझिएगा कि 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया मुंबई और जो मद्रास थे उनके गवर्नर की हेल्प के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने क्या करा, इस एक्ट का विरोध किया। देखिए, विरोध करने का मेन कारण क्या था कि जो भी युद्ध वगैरह लड़े थे वो कंपनी ने लड़े थे और जो सत्ता हासिल करी थी वो कंपनी ने करी थी। अब ब्रिटिश संसद उस पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस एक्ट को लेके आया था, तो इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इसका विरोध किया था और 1785 में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर बर्क नाम के एक मंत्री ने उन पर महाभियोग चलाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए लेकिन वॉरेन हेस्टिंग को बरी कर दिया गया। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने इसका विरोध क्यों किया था, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर, जो राजा था, वहाँ का नवाब था, उसने क्या करा था, एक काल कोठरी के अंदर 40 से 50 लोगों को बंद कर दिया था। और कौन थे 40 से 50 लोग? अंग्रेज थे। तो एक छोटे से कमरे में 40-50 लोगों को ठूस दिया गया और पूरी रात उन्हें रखा गया। तो उनमें से बहुत सारे लोग तो उसी में दम तोड़ दिया था और उसमें से कुछ लोग, 4-5 लोग जिंदा बचे थे। तो उन्हीं में से एक था वॉरेन हेस्टिंग। इस वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, बंगाल से भागकर ये दक्षिण भारत में आया और यहाँ पर व्यापार कर रहे अंग्रेज़ों को पूरी जानकारी दी और यहाँ से इन्होंने एक सेना बनाई और इस सेना को लेके गए ये वापस से बंगाल में और वहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने बहुत दिमाग से बंगाल के नवाब के विरुद्ध उन्हीं के सैनिकों को एकत्रित किया और उनसे युद्ध किया। तो 1754 में, सॉरी ये डेट में याद, तो उन्होंने क्या करा, प्लासी का युद्ध जीता और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता को हासिल किया। तो इसी क्रम में उन्होंने धीरे धीरे 1764 में बक्सर का युद्ध भी जीता। तो इसीलिए बंगाल पर कब्जा किन्होंने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सारी ही जो थी रणनीति बनाई और कैसे युद्ध करना है, सारी जो भी चीज़ें थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी और कंपनी इस पर अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इस पर अपनी दावेदारी करने लगा था, इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने इसका विरोध किया था। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल किसी भी संधि को करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेगा। इसके बाद इस एक्ट के तहत साफ कर दिया गया कि भारतीय राज्यों को जीतना और उसके लिए साम्राज्यवादी नीतियां बनाना ब्रिटिश सरकार के लिए अशोभनीय। मतलब अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आया कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो किसी भी तरह के भारत पर हमला करके उसके राज्यों को अधिग्रहण नहीं करेगी। ये सिर्फ एक नियम था। अतः राज्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली नीति न अपनाई जाए। इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों का देशी शासकों के साथ धन के लेन देन को गलत और अपमानजनक बताया। इस तरह से कार्यों में लिप्त कर्मचारियों के लिए कठोर कानून बनाने पर बल दिया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए वहाँ इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया। तो ये कोर्ट था फ्रेंड्स, इंग्लैंड में बनाया गया था। और क्यों बनाया था? क्योंकि जो भी कर्मचारी भारत में रहकर राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करके अधिक धन कमाते थे और भ्रष्टाचार करते थे, तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।